हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में लास्ट चैप्टर का रिवीजन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है जो कहता है कंपनी एसएससी और पार्टनरशिप फर्म एसएससी को अपना रिटर्न कंपल्सरली फाइल करना पड़ेगा। उनको चाहे टैक्सेबल इनकम है चाहे नहीं है, चाहे उनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, चाहे उन्होंने अभी तक बिजनेस कमेंस नहीं किया है या बिजनेस क्लोज कर दिया है बट उनका पैन नंबर एक्टिव है, तो उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है इन ऑल केसेस। और अब हम समझते हैं, अगर एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जो कि एक इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हो सकता है, तो फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बोलता है कि एसएससी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आपके टैक्सेबल इनकम है चाहे नहीं है। तो कब फाइलिंग है, कब फाइलिंग मैंडेटरी है आपके लिए? अगर एसएससी बेनिफिशियल ऑनर है किसका, किसी एसेट का, या एसेट वो लोकेटेड कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एसेट है एसएससी के पास, फॉरेन में लोकेटेड एसेट है, या एसएससी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी फॉरेन एंटिटी में। तो फॉर एग्जांपल एसएससी किसी दुबई की पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, या उसके पास जर्मनी की किसी कंपनी के शेयर्स है, तो उसका फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ। फिर एसएससी साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल एसएससी का स्विस बैंक में अकाउंट है, तो एसएससी बेनिफिशियल ऑनर है फॉरेन एसेट में, या उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी फॉरेन एंटिटी में, या एसएससी किसी साइनिंग अथॉरिटी बना हुआ है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में, तो एसएससी को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है अगर एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। अब समझते हैं, अगर एसएससी बेनिफिशियरी है उस एसेट का, या एसएससी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियरी है एसएससी, तो भी एसएससी को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है अगर एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। अब हम समझते हैं बेनिफिशियल ओनर कौन होता है और बेनिफिशियरी कौन कहलाता है। तो बेनिफिशियल ओनर एक ऐसा इंडिविजुअल कहलाएगा जो उसने उस एसेट को खरीदने के लिए कंसीडरेशन प्रोवाइड किया है। कंसीडरेशन किसने प्रोवाइड किया? बेनिफिशियल ओनर ने। ठीक है। और बेनिफिशियरी कौन कहलाएगा? एक ऐसा इंडिविजुअल जिससे उस एसेट का बेनिफिट डिराइव होगा, वो कहलाएगा बेनिफिशियरी। ठीक है। और वो अनदर पर्सन होना चाहिए। ठीक है। कंसीडरेशन अनदर पर्सन ने पे किया बट उस एसेट का बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिल रहा है। ठीक है। तो बेनिफिशियल ओनर कंसीडरेशन प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति बेनिफिशियरी है, और जिसने कंसीडरेशन प्रोवाइड नहीं किया है बट उस एसेट का बेनिफिट जिस पर्सन को मिल रहा है वो कहलाता है बेनिफिशियरी। अब इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसमें क्या दे रखा है कि बेनिफिशियरी को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा अगर उस एसेट की इनकम बेनिफिशियल ओनर ने अपनी इनकम में क्लब कर दी है, इंक्लूड कर दी है। तो उस एसेट की इनकम अगर बेनिफिशियल ओनर ने अपनी इनकम में जोड़ दी है, क्लब कर दी है, तो फिर बेनिफिशियरी हो जाएगा आईटीआर फाइलिंग से एग्जेम्प्ट, और उसको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं हम अदर एसएससीज के लिए क्या आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगा। अगर उन लोगों की टोटल इनकम चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम करने से पहले, उनकी टोटल इनकम चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम्स करने से पहले, मतलब जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे, और कैपिटल गेन हेड के एग्जम्पशंस क्लेम करने से पहले, हमने पढ़ा था कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, ये कैपिटल गेन हेड में एग्जम्पशंस मिलते हैं। वो एग्जम्पशंस क्लेम करने से पहले वाली इनकम कंसीडर की जाएगी, और चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्लेम करने से भी पहले वाली इनकम कंसीडर की जाएगी। वो वाली टोटल इनकम अगर एसएससी की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, तो फिर एसएससी को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 139। है कि इनकम एग्जम्पशन लिमिट रेगुलर टैक्स रेजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख है, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 4 लाख है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक और इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया और बोला कि जिन लोगों के इनकम नहीं है फिर भी वो आईटीआर फाइलिंग उनके लिए मैंडेटरी होगा। ऐसा गवर्नमेंट ने लिखा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजो में। क्या लिखा कि अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में, जो उसने किसी एक बैंक में एक या एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन किया है, करंट अकाउंट एक बैंक में, और उसमें उन्होंने डिपॉजिट कराया है, कैश डिपॉजिट नहीं, सारी डिपॉजिट,
डिपॉजिट कराया है एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे लोगों को भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अब ये बात अगर मैं सेविंग अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, अगर किसी पर्सन ने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराया है एक बैंक में 1 और मोर अकाउंट में, ठीक है, और ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर उनका ये डिपॉजिट अमाउंट 50 लाख को एक्सीड करता है, तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो करंट अकाउंट के लिए एक्सीडिंग 1 करोड़ और सेविंग अकाउंट के लिए एक्सीडिंग 50 लाख, ठीक है, और वो इन ए बैंक और कोऑपरेटिव बैंक देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, अकाउंट मोर देन 1 हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, खुद की या किसी अनदर पर्सन की फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है और उसका ये अमाउंट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उस पर्सन की कोई इनकम नहीं है। फिर बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो ऐसे लोगों को भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उन लोगों की कोई इनकम नहीं है। फिर ऐसे पर्सन जो बिजनेस चला रहे हैं और उनका बिजनेस का टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स बिजनेस की 60 लाख को एक्सीड हो रही है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे लोगों को भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और ऐसे पर्सन जो प्रोफेशनल है और उनके प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख से एक्सीड हो रही है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो बिजनेस के केस में 60 लाख और प्रोफेशन के केस में 10 लाख, ठीक है। तो अगर ऐसा है मैटर तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही कोई इनकम नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर किसी पर्सन को टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट मिल रही है और वो एग्रीगेट क्रेडिट अगर कम से कम 25,000 है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में अगर टीडीएस टीसीएस की एग्रीगेट क्रेडिट 50,000 से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है या कोई इनकम ही नहीं है, तब भी ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये दे रखा है आपको 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। अब बात करते हैं आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। बार बार आता रहा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट दे रखी है, तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन है अदर देन कंपनी है, और पहले पढ़ते हैं कंपनी एसएससी के लिए। कंपनी एसएससी को आईटीआर फाइल कब तक करना पड़ेगा? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ये आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है। और जो लोग ऑडिटेड एसएससी है उनकी ऑडिट होती है या तो इनकम टैक्स एक्ट में या अदर लॉ में, अगर उनकी ऑडिट होती है तो उनके लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब एक बात समझना, अगर पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट हो रही है चाहे इनकम टैक्स एक्ट में या अदर लॉ में, तो उसके सारे पार्टनर्स के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? देखिए, फर्म की ऑडिट हो रही है तो फर्म के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। तो उसके सारे पार्टनर्स के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं इसमें, ऐसे लोग चाहे कॉर्पोरेट है चाहे नॉन कॉर्पोरेट है और उन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स एप्लीकेबल है सेक्शन 92E, और उनको सीए की रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है इन फॉर्म नंबर 3CEB में। 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सीए से ऑब्टेन करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए 30 नवंबर है 30 नवंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब अगर ये एसएससी सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके ऑल पार्टनर्स के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 30 नवंबर हो जाएगी। और इसके अलावा जो रेजिडुअल कैटेगरी है, बाकी बचे कुछ लोग जो है, उनको आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन आईटीआर लेट फाइल करता है तो उसको आईटीआर फाइल करने में उसने डिले किया तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल होंगे? देखिए, 234A का इंटरेस्ट लगता है, ये तो हम बात इंटरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगता है डिले पीरियड का, और वो कंप्यूट किस पे होता है? नेट टैक्स पेबल पर कैलकुलेट होता है। मतलब टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स की क्रेडिट लेने के बाद जो नेट टैक्स पेबल आ रहा है उस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और अगर आईटीआर फाइल करने में लेट हुए तो लेट फीस भी लगती है सेक्शन 234F में। कितना हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, या तो 5,000 लगती है या 1,000 रुपए लगती है। फिर एसएससी अगर अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता तो कुछ लॉसेस का उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है, वो हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर में सेक्शन 18 में समझा था। अब बात करते हैं, अगर एसएससी आईटीआर लेट फाइल करता है तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 में हेडिंग सी में कुछ इनकम रिलेटेड डिडक्शन है।
जैसे ATIA, ATIAB, ATIC, ATID, इस तरीके से ATIAB वगैरह और ATJJAA वगैरह, ये कुछ इनकम रिलेटेड डिडक्शन है। जैसे ATRRB, ATQQB, वो हेडिंग सी वाले डिडक्शन एसएससी को अलाउड नहीं होंगे अगर एसएससी रिटर्न लेट फाइल करता है। अब एक और बात समझते हैं, अगर एसएससी को टैक्स रिफंड ड्यू है, टैक्स रिफंड एसएससी को ड्यू है, तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देगा। देखिए डिपार्टमेंट भी एसएससी को इंटरेस्ट देता है रिफंड पर, सेक्शन 244A में टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट उतने डिले पीरियड का नहीं दिया जाएगा जितनी डिले आईटीआर फाइलिंग में एसएससी की वजह से हुई है, तो उतने पीरियड का फिर रिफंड पर इंटरेस्ट एसएससी को नहीं मिल पाएगा। अब एक बात और समझते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1B, जो इनकम टैक्स के रिटर्न है ई फाइलिंग होंगे, तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, मतलब incometax.gov.in, ये वेबसाइट का नाम है, इनकम टैक्स पोर्टल का नाम है, इस पर रिटर्न ई फाइल करने होंगे। तो ई फाइलिंग के दो तरीके हैं, ई फाइलिंग की जा सकती है विदाउट डिजिटल सिग्नेचर और फिर है विथ डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर ई फाइलिंग कैसे करेंगे? अगर करते हैं, ये भी ड्यू डेट तक ही करनी होती है। अगर आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर इनकम टैक्स का रिटर्न ई फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर वी जनरेट होगा। वी स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी फाइलिंग करने के बाद। वो एक्नॉलेजमेंट एसएससी को साइन करके, बेंगलोर में गवर्नमेंट ने सीपीसी सेंटर बनाया है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, वहां पर ई फाइलिंग करने से 30 दिन के अंदर एसएससी को वो पेपर फॉर्म में साइन करके एक्नॉलेजमेंट आईटीआर भी बेंगलोर में सीपीसी सेंटर में भेजनी पड़ेगी। और अगर एसएससी ऐसा करता है तो उसका रिटर्न फाइल कब माना जाएगा? जिस दिन उसने ऑनलाइन फाइल किया था, ठीक है। और ये रिटर्न वे दूसरा एक तरीका और है, अगर आप आईटीआर सीपीसी सेंटर नहीं भेजना चाहते हैं तो एसएससी आप इस आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू या आधार ओटीपी के थ्रू। तो आधार के टाइम पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे तो आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगा। फिर उस केस में आपको आईटीआर वी मतलब एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर में सीपीसी सेंटर में भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर है, ई फाइलिंग अगर कर रहे हो तो विथ डिजिटल सिग्नेचर करो। मैं तो विथ डिजिटल सिग्नेचर ही करता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बेंगलोर में सीपीसी सेंटर में कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं होती है और आपका रिटर्न किस दिन फाइल माना जाता है? जिस दिन ऑनलाइन फाइल किया है उस दिन। अच्छा, रिटर्न अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो आपको उसके साथ कुछ एनक्लोजर अटैच करना जरूरी है। जैसे अगर एसएससी ऑडिटेड एसएससी है, उस पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट उसको साथ में एनक्लोज करनी पड़ेगी। मतलब आईटीआर फाइलिंग से पहले ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करानी पड़ती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब P&L, बैलेंस शीट वगैरह भी सबमिट करने पड़ते हैं। और जैसे अभी हमने बोला ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स एसएससी पर एप्लीकेबल है, तो एसएससी को सीएसए रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ती है। सेक्शन 92E में वो रिपोर्ट भी आईटीआर फाइल करने से पहले सबमिट करनी पड़ती है। और अगर एसएससी कंपनी है तो उसको मैट की क्रेडिट मिलती है और मैट की क्रेडिट को सर्टिफाई सीए करता है। तो सीए की रिपोर्ट कंपनी एसएससी के केस में मैट क्रेडिट को सर्टिफाई करने के लिए, और नॉन कंपनी एसएससी के केस में हमने समझा था एएमटी की क्रेडिट, उसके लिए भी सीए की रिपोर्ट लगती है। तो वो रिपोर्ट भी रिटर्न के साथ एनक्लोज करनी पड़ेगी अगर रिटर्न ही फाइल हो रहा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर एसएससी को लॉस है तो क्या लॉस का भी रिटर्न उसको फाइल करना पड़ेगा? यस, फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कहता है अगर एसएससी को लॉस हुआ है, कैसा लॉस? सेक्शन 72 वाला ओबीएल अदर बिजनेस लॉस, 73 ओएसएल अदर स्पेकुलेटिव लॉस, 73A स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, 74 कैपिटल गेन लॉस और 74A लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओएमआरएच। वो लॉस एसएससी को कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है जब एसएससी लॉस का भी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करता है। चलिए अब बात करते हैं एसएससी बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है? ड्यू डेट निकल गई, एसएससी बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर एसएससी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट तक, या उसको नोटिस आया था सेक्शन 142 का, 142 के नोटिस के कंप्लायंस में वो उसको रिटर्न फाइल करना था, उसमें टाइम होता है नोटिस के अंदर कि इतने टाइम में रिटर्न फाइल करो, बट वो टाइम निकल गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर एसएससी टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो एसएससी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है? तो सुनिए, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक और
बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, पिछले चैप्टर में हमने असेसमेंट के टाइप पढ़े थे, तो असेसिंग ऑफिसर हमने बात की थी कि असेसमेंट करता है, तो असेसमेंट कंप्लीशन से पहले या रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है एसएससी को अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। इन दोनों इवेंट में से जो भी अर्लियर इवेंट है एट दैट टाइम एसएससी को बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। यह है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट। और अब हम समझते हैं रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न का भी टाइम वही है, सेम टू सेम जो बिलेटेड रिटर्न का था। तो अगर एसएससी ने पहले रिटर्न फाइल कर दिया था या उसने सेक्शन 142 के नोटिस की कंप्लायंस में रिटर्न फाइल किया था, बाद में उस रिटर्न में उसको मिस्टेक पता पड़ी, ठीक है, कि इस रिटर्न में तो मैंने कुछ एरर कर दिया, कुछ ओमिशन कर दिया, मिस्टेक है, तो वो अपनी इस मिस्टेक को ठीक कर सकता है। इसके लिए उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न भी वही जो हमने बिलेटेड रिटर्न का टाइम पड़ा था, क्या रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, इस टाइम तक एसएससी अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता है। मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है ना, वही रिटर्न रिवाइज करने का भी सेम टाइम है। अब बात करते हैं कौन से रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। लगभग सारे रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न फाइल हुआ, 139 1B में मतलब जो रिटर्न ई फाइल हुआ, और 139(3) मतलब लॉस का रिटर्न, और 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 4 मतलब क्या, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो सेक्शन 148 के नोटिस की कंप्लायंस में रिटर्न फाइल होता है वो रिटर्न रिवाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, क्या रिवाइज रिटर्न दोबारा रिवाइज हो सकता है? यस, दोबारा रिवाइज हो सकता है। कितनी भी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बट ऊपर जो टाइम लिमिट दे रखे उसके अंदर ही रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज रिटर्न भी दोबारा रिवाइज हो सकता है। अब रिवाइज रिटर्न जो है वो ओरिजिनल और बिलेटेड रिटर्न जो पहले फाइल हुआ है उसको रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज रिटर्न उस ओरिजिनल रिटर्न की जगह ले लेगा और उस दिन फाइल बना जाएगा जिस दिन ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ था। अब इस बात को मैं ऐसे बोलूं, रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। रिवाइज रिटर्न उस दिन फाइल माना जाएगा जिस दिन एसएससी ने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था। और बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर रहे हैं, अगर ऐसा है बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो तो ये रिवाइज रिटर्न उस दिन फाइल माना जाएगा जिस दिन बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, एक नया कंसेप्ट है इनकम टैक्स में अपडेटेड रिटर्न का, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। आप अपने रिटर्न को रिटर्न जो है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है एसएससी। मान लीजिए एसएससी अपनी कोई इनकम बताना भूल गया, या उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, या तो उसने अपना रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, या वो कोई इनकम नहीं बता पाया था, रिटर्न उसने फाइल कर दिया है बट उस रिटर्न में उसकी कोई इनकम बताना रह गया। तो क्या इस सिचुएशन में एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और अपडेटेड रिटर्न ऐसे फाइल नहीं करने देते हैं, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। हम आगे चलकर एक सेक्शन और पढ़ेंगे, सेक्शन 140B। उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ऐसे फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। चलिए पहले अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपडेटेड रिटर्न एसएससी फाइल कर सकता है। अच्छा, किसी दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी में क्लब हो रही है तो क्या वो क्लब होने वाली इनकम भी इस अपडेटेड रिटर्न में बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। तो एसएससी किसी भी ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। कब तक फाइल कर सकता है? ये टाइम लिमिट में अमेंडमेंट हुआ है, तो अप टू 48 मंथ्स मतलब 4 साल तक एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। और ये 4 साल कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर से काउंट करूं तो फिर 5 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है। जैसे एसएससी ने असेसमेंट ईयर 21-22 तक का रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है? असेसमेंट ईयर 21-22 की बात बोल रहा हूं, तो 4 साल तक फाइल कर सकता है। मतलब कब तक कर सकता है? 31 मार्च 2026 तक वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है असेसमेंट ईयर 21-22 का। अब एक बात समझना, अगर एसएससी ने पहले रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया था पहले रिटर्न फाइल, वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो इस बात को मैं ऐसे बताता हूं आपको, एसएससी ने पहले कोई रिटर्न अर्लियर रिटर्न फाइल किया ही नहीं था और अब वो सीधे डायरेक्ट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले रिटर्न फाइल कर रखा है और अब उसी सेम ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, ठीक है। तो अगर एसएससी अर्लियर रिटर्न फाइल कर चुका है या नहीं कर चुका है, दोनों ही केसेस में एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन वो सिचुएशंस जिसमें एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, वो सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं।
अगर एसएससी लॉस का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, उसको फाइल करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा अपडेटेड रिटर्न जो एसएससी फाइल कर रहा है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से अगर एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर ऐसा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना उसको नहीं दिया जाएगा। मैं ये बातें आपको इस तरीके से समझाता हूं, सुनिए। अगर अर्लियर रिटर्न फाइल नहीं हुआ था तो भी अब अपडेटेड रिटर्न लॉस का फाइल हो सकता है क्या? नहीं, फाइल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, पहले लॉस का अर्लियर रिटर्न फाइल हुआ था और अब अपडेटेड रिटर्न के अंदर इनकम बता रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है, फाइल हो पाएगा अपडेटेड रिटर्न? हाँ, हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले अर्लियर रिटर्न में 15 लाख इनकम बताई, अब अपडेटेड रिटर्न के अंदर अब उस इनकम को कम कर दिया, 13 लाख कर दिया, तो क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अर्लियर रिटर्न के अंदर इनकम बताई थी 7 लाख और अब अपडेटेड रिटर्न के अंदर बढ़ा के इनकम बताते हैं 18 लाख, तो यस, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हम यहां पढ़ रहे हैं। अगर एसएससी लॉस का रिटर्न अपडेटेड फाइल कर रहा है तो फाइल नहीं कर पाएगा, और अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है, तो फिर एसएससी को ऐसा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना नहीं दिया जाएगा। सुनिए ध्यान से, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए बनाया है, एसएससी के फायदे के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से एसएससी का रिफंड बन रहा है, उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। या एसएससी ने पहले रिटर्न फाइल कर रखा था, उसमें रिफंड था, लेकिन अगर अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से उसका रिफंड इंक्रीज हो रहा है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से उसका रिफंड, टैक्स रिफंड इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, अगर सेम ईयर का हम ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसी सेम ईयर का दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, करने नहीं दिया जाएगा। मतलब अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक बार ही किसी ईयर का फाइल हो पाता है, ठीक है। तो अपडेटेड रिटर्न अगर पहले फाइल कर चुके हो तो दोबारा सेम ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। और अगर किसी ईयर के कनेक्शन में, किसी ईयर के लिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है, असेसमेंट की, रीअसेसमेंट की या इनकम को रिवाइज करने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं, अब वो प्रोसीडिंग्स, ध्यान से सुनो, वो प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग चल रही है या इवन कंप्लीट भी हो गई है, तो भी उस ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, वो पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन है, सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है, वो लोग भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और जिनके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, मतलब जेल जाने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है, वो लोग भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब इस बात, अब एक बात और समझते हैं, एसएससी को मान लीजिए किसी ईयर में लॉस हुआ, ठीक है, और उसने वो लॉस का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दिया था, ठीक है। अब वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो ये उसका अपडेटेड रिटर्न इनकम का होना चाहिए। अर्लियर रिटर्न लॉस का था, अपडेटेड रिटर्न इनकम का होगा, तो ही वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझना, वो मैं लिख के बता रहा हूं, ऐसे लिख के बता रहा हूं, ठीक है। देखो, एसएससी ने मान लीजिए किसी ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, उसमें उसका लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ईएमटी की क्रेडिट चेंज हो गई। मतलब किसी ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से एसएससी का लॉस का कैरी फॉरवर्ड, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड या एएमटी की क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड बदल गया, तो फिर उसका इफेक्ट तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी पड़ेगा ना। तो उस सब्सिक्वेंट ईयर के कनेक्शन में भी क्या एसएससी को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, उस सब्सिक्वेंट ईयर का भी फिर एसएससी को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्यों? उस ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी की क्रेडिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट देने के लिए उसको उस सब्सिक्वेंट ईयर का भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। और ये बात यहां दे रखी है, देखिए, अगर एसएससी ने के किसी ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से उसका लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या उसकी एएमटी की क्रेडिट रिड्यूस हुई मैंने ऐसे एरो कर रखा है कि वो क्रेडिट रिड्यूस हुई, वो लॉस रिड्यूस हुआ, वो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिड्यूस हुआ या उसकी एएमटी की क्रेडिट रिड्यूस हुई, तो वही तो नेक्स्ट ईयर में यहां से कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आई होगी। तो क्या उस सब्सिक्वेंट ईयर पे भी इफेक्ट आएगा? आएगा। तो सब्सिक्वेंट ईयर का भी उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझते आगे, डिफेक्टिव रिटर्न की बातें समझते हैं। कई बार एसएससी का रिटर्न डिफेक्टिव कंसीडर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो बात हम समझते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में। कब एसएससी का रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा? जब जो रिटर्न के कॉलम है, अनेक्सर, स्टेटमेंट और जो
आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कॉलम है हेड वाइज टैक्सेबल इनकम के या जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम के या टोटल इनकम के, वो एसएससी ने प्रॉपर्ली फिलअप नहीं किए तो उसका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। रिटर्न के साथ अगर एसएससी कुछ डॉक्यूमेंट एनक्लोज नहीं करता तो भी उसका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। तो जैसे एसएससी ने अपना टैक्स पेबल का कंप्यूटेशन आईटीआर के साथ एनक्लोज नहीं किया तो रिटर्न डिफेक्टिव है। और एसएससी का टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट क्लेम कर रहा है एसएससी और उसके प्रूफ साथ में अटैच नहीं कर रहा है, या एसएससी ने एडवांस टैक्स पे किया था उसका चालान वो एनक्लोज नहीं कर रहा है, या उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था उसका भी वो चालान प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो अटैच नहीं कर रहा है, तो उसका ये रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। और अब एक बात और सुनिए, अगर एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको मान लीजिए पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, कोई अर्लियर रिटर्न फाइल नहीं था, अब डायरेक्ट वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो मेन टैक्स तो उसको पे करना पड़ेगा और एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसके पेमेंट का प्रूफ भी अगर एसएससी इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ अटैच नहीं करता तो उसका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। एक बात और समझते हैं, अगर एसएससी पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो उसको ये ऑडिट रिपोर्ट भी आईटीआर के साथ एनक्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है। हमने पढ़ा था ये ऑडिट रिपोर्ट आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से कम 1 महीना पहले अपलोड करानी पड़ती है। ठीक है। अब जब वो आईटीआर फाइल कर रहा है तो इस ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी, जो ऑडिट रिपोर्ट वो ऑलरेडी फाइल कर चुका है उसकी कॉपी साथ में एनक्लोज करनी पड़ती है। और अगर एसएससी के किसी दूसरे कानून में ऑडिट हो रखी है तो वो उसकी भी कॉपी साथ में एनक्लोज करनी पड़ेगी। जैसे कंपनी लॉ में ऑडिट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो कारों की ऑडिट रिपोर्ट बनती है, कारों पढ़ रहा है अपने ऑडिट के अंदर, तो कंपनी एसएससी है वो कारों वाली ऑडिट होती है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं, उसकी भी रिपोर्ट साथ में एनक्लोज करनी पड़ती है। और अगर एसएससी पर कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस है तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी आईटीआर के साथ एनक्लोज करनी पड़ती है। और अगर ये सब एनक्लोज नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा, डिफेक्टिव। और वो कैपिटल गेन हेड में हमने सीजीडीएस पढ़ा था, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, उसमें वो डिपॉजिट कराने का प्रूफ भी आईटीआर के साथ एनक्लोज करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव माना जाएगा। और अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उस केस में एसएससी को आईटीआर के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल बैलेंस शीट साथ में अटैच करना पड़ेगा। और अगर एसएससी सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस का या प्रोफेशन का तो उसको अपना पर्सनल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट भी आईटीआर के साथ एनक्लोज करना पड़ेगा। और अगर एसएससी पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, तो सारे पार्टनर्स और मेंबर्स के कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट एनक्लोज करने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए पार्टनर अपना पर्सनल आईटीआर फाइल कर रहा है तो वो जितने भी फर्म में पार्टनर है या जितने भी एओपी के अंदर या बीओआई के अंदर मेंबर है, तो जब वो पार्टनर अपना पर्सनल आईटीआर फाइल कर रहा है तो सारी फर्मों के अंदर उसका जो कैपिटल अकाउंट है उस पार्टनर को अपना पर्सनल आईटीआर फाइल करते वक्त वो सारे कैपिटल अकाउंट एनक्लोज करने पड़ेंगे आईटीआर के साथ। ठीक है। अब एक बात और समझना, अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो भी उसको मिनिमम इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। वो मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या होगी पता है? उसका टर्नओवर क्या है, एक सिंगल फिगर बताना पड़ेगा, ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, जीपी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है बिजनेस और प्रोफेशन के केस में, और किस बेसिस पर उसने ये सब कंप्यूट किया है वो बेसिस भी बताना पड़ेगा। और सुनिए 4 इंफॉर्मेशन और जाती है, टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक की क्या पोजीशन है, और कैश। डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश, इसका सिंगल फिगर आपको आईटीआर के अंदर बताना पड़ेगा अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखता है। ठीक है। और मतलब कब की, ईयर एंड पर क्या बैलेंस है, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, कैश का, स्टॉक का। ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, अगर एसएससी ने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया है तो एसेसिंग ऑफिसर इस डिफेक्टिव रिटर्न को डील कैसे करेगा? क्या करेगा एसेसिंग ऑफिसर? एसएससी को इंटीमेट करेगा सिंपल लेटर के थ्रू कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, इस डिफेक्ट को आप ठीक करो। ठीक है। तो 15 दिन का टाइम देगा कि मैं जब भी आपको इसकी इंटीमेशन रिसीव हो 15 दिन के अंदर एसएससी आप अपने इस डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट ठीक करिए, रिमूव करिए। अगर एसएससी 15 दिन उसको कम लगता है एसएससी को तो एसएससी एक्सटेंशन मांग सकता है, तो एसेसिंग ऑफिसर एसएससी की एप्लीकेशन रिसीव होने पर उसको 15 दिन का टाइम बढ़ा सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन में डिफेक्टिव रिटर्न इनवैलिड रिटर्न बन जाएगा। ठीक है। वो केसेस क्या है जब एसएससी का डिफेक्टिव रिटर्न इनवैलिड ही बन जाएगा। तो सुनिए, पहला केस है अगर एसएससी अपना डिफेक्ट 15 दिन के अंदर रिमूव नहीं करता या एक्सटेंडेड टाइम के अंदर रिमूव नहीं करता तो एसएससी का ये डिफेक्टिव रिटर्न इनवैलिड रिटर्न बन जाएगा। और फिर क्या माना जाएगा कि उसने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है और एसेसिंग ऑफिसर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है ये मानते हुए कि एसएससी ने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। फिर अगर एसएससी मान लीजिए 15 दिन या एक्सटेंडेड टाइम निकल गया उसके बाद अपना इस डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट रिमूव करता है
ठीक है, टाइम जाने के बाद वो अपना डिफेक्ट रिमूव करना चाहता है तो उसको असेसिंग ऑफिसर के सामने जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। असेसिंग ऑफिसर उसकी डिले कंडोन कर सकता है, माफ कर सकता है। और आईटीआर उसका उस केस में क्या होगा, लेट डिफेक्ट रिमूव किया ना, लेट डिफेक्ट रिमूव किया तो भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने उसको माफी दे दी है। ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले। अब एक बात और समझते हैं, अब एक बात और समझते हैं, एसएससी ने फाइल तो किया है डिफेक्टिव रिटर्न, लेकिन असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको वैलिड रिटर्न मान सकता है। लेकिन अगर वो उसको डिफेक्टिव रिटर्न मानता है ना तो असेसिंग ऑफिसर बाउंड है कि वो एसएससी को उसका डिफेक्ट इंटीमेट करे। चलिए अब हम समझते हैं पैन नंबर के प्रोविजंस, सेक्शन 139A और रूल 114। पैन नंबर आपका 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे ABCDE 1 2 3 4 X, ऐसा 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कुछ लोगों को पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो ऑफिसर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेजिग्नेट कर रखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट होती है। ठीक है, तो नॉर्मल एसएससी अदर देन फॉरेन सिटीजन, उनका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्म नंबर 49A और फॉरेन सिटीजन का 49AA। तो एप्लीकेशन फॉर्म है पैन नंबर के लिए ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो अब एक बात और समझना, अभी हमने बात की एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दी जाएगी, लेकिन अगर कोई ऑफिसर डेजिग्नेट ही नहीं किया गया तो वो असेसिंग ऑफिसर जो एसएससी पर जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है उस ऑफिसर को एसएससी एप्लीकेशन फर्निश करे। अब किसके लिए पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है और टाइम लिमिट क्या है ये हम साथ साथ पढ़ते चलते हैं। सुनिए, अगर एसएससी की टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 मई तक एसएससी को पैन नंबर ऑब्टेन करने की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। फिर अगर एसएससी इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल के अलावा कोई पर्सन है और वो रेजिडेंट है और उसने पूरे साल भर में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं जिनकी एग्रीगेट वैल्यू कम से कम 2.5 लाख रुपए है, तो फिर एसएससी को पैन नंबर ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। कब, और उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कब करनी पड़ेगी, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 मई तक। फिर अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड में हमने जो पढ़ा था पॉइंट, अगर उससे रिलेटेड एसोसिएटेड पार्टी है, मतलब उस जैसे अगर सेकंड पॉइंट में कंपनी एसएससी है तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर। ठीक है, और इस सेकंड पॉइंट में अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी। ठीक है, या उसका ऑथर वगैरह, फाउंडर वगैरह। और अगर सेकंड पॉइंट में एचएफ है तो कर्ता। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर है तो उनको भी पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है। इस बात को ऐसे समझो, कंपनी को पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को भी पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है। पार्टनरशिप फर्म को पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है तो उसके सारे पार्टनर्स को भी पैन नंबर होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 31 मई तक अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात और समझना, जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं उनका सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स, अगर उनको उम्मीद है या उनका टर्नओवर 5 लाख को एक्सीड हो गया है या उम्मीद है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 5 लाख को एक्सीड हो जाएगा, तो भी उनको अपना आईटीआर, उनको पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है। पैन नंबर ऑब्टेन करना इस केस में भी कंपलसरी है और इसके लिए पैन की एप्लीकेशन फॉर्म कब तक सबमिट करना पड़ेगा, ईयर एंड तक सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और समझना, अगर एसएससी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A में, मतलब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट, इनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A में, तो इनको भी ईयर एंड तक पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होगी। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, अगर एसएससी कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा है बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में, वो ट्रांजैक्शन क्या है, वो कैश डिपॉजिट करा रहा है पूरे साल भर में वन और मोर अकाउंट में, एग्रीगेट पूरे साल भर में 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा की कैश डिपॉजिट करा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उस पर्सन को पैन नंबर ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। या वो पूरे साल भर में एक बैंक में वन और मोर अकाउंट में वो उन बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल कर रहा है 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा की, तो भी उसको पैन नंबर ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। और करंट अकाउंट ओपन करवा रहा है या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवा रहा है तो उसको पैन नंबर ऑब्टेन करना जरूरी है। तो कब तक, जब वो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है ना उससे कम से कम 7 दिन पहले उसको पैन नंबर ऑब्टेन करने की एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। अब सुनिए, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को भी
पैन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। और जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको भी पैन नंबर ऑब्टेन करना मस्ट है, कंपलसरी है। चलिए अब हम समझते हैं पैन नंबर और आधार नंबर को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। सेक्शन 139A सबसेक्शन 5E। तो वो पर्सन के पास जिसके पास अभी पैन नंबर नहीं है, लेकिन पैन नंबर नहीं है बट आधार नंबर है, पैन नंबर नहीं है उसके पास बट आधार नंबर है, तो वो अपना ये आधार नंबर कोड कर सकता है, पैन नंबर के बजाय वो आधार नंबर कोड कर सकता है। ठीक है, तो फिर उसके पास आधार नंबर है, पैन नंबर नहीं है, ठीक है, तो आधार नंबर कोड कर देगा, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सू वोटो अपने ओन मोशन पर पैन नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है, तो उस पर्सन को पैन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट चाहती है पैन नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और समझना, अब अगर उस पर्सन को पैन नंबर अलॉट हो गया है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवा दे। ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा कि पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवाना मैंडेटरी है, मतलब पैन नंबर और आधार नंबर को आपस में गुलू गुलू कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है, लिंकिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो लिंक कराना जरूरी है, पैन नंबर और आधार नंबर आपस में लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, अगर किसी पर्सन को पैन नंबर अलॉट नहीं हुआ है बट आधार नंबर है, सेम टू सेम बात, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अप्लाई कर सकता है पैन नंबर के अलॉटमेंट के लिए। इसके लिए वो सिर्फ जस्ट अपना आधार नंबर बता दे, आधार नंबर बता दे और पैन नंबर के लिए अप्लाई कर दे। तो इस केस में उसको पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं वो देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, वैसे क्या होता है, पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, अगर आधार नंबर दे दिया ना तो फिर वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। और सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उसको पैन नंबर अलॉट हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसकी फीस भी नहीं लगेगी। ठीक है, पैन एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, फीस लगती है, ये फीस भी उसको नहीं देनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ट्रांजेक्शंस जहां पर पैन नंबर लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर एसएससी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो पैन नंबर लिखे ही, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर एसएससी अपना पैन नंबर लिखे। यह सेक्शन यह रूल 114B। तो कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें एसएससी को अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं उन ट्रांजैक्शंस की लिस्ट। वो क्या है, अगर कोई मोटर व्हीकल परचेस कर रहा है अदर देन टू व्हील्ड अदर देन टू व्हीलर, कोई जैसे 4 व्हीलर परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो जो वो शोरूम वाला आपसे पैन नंबर की कॉपी डिमांड करेगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। जैसे आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करने गए, जैसे अदर देन एफडी, टाइम डिपॉजिट के अलावा, टाइम डिपॉजिट के लिए आगे चल के हम पढ़ेंगे, और अदर देन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, उसके अलावा आप किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कराने गए, तो फिर वो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक आपसे पैन नंबर की कॉपी डिमांड करेंगे। या जैसे आप किसी बैंक में गए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इश्यू करवाने के लिए, तो एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको पैन नंबर की भी कॉपी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हो, डीमैट शेयर ट्रेडिंग के लिए, तो भी आपको, या एसआईपी करने के लिए भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है, तो फिर आपको पैन नंबर की कॉपी देनी पड़ेगी। देखो पैन नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात समझना, किसी होटल और रेस्टोरेंट में आप एट एनी वन टाइम पेमेंट कर रहे हो, होटल और रेस्टोरेंट के बिल का पेमेंट कर रहे हो एट एनी वन टाइम, और अगर आप पेमेंट कैश में कर रहे हो और अमाउंट 50,000 से एक्सीडिंग है, कैश में पे कर रहे हो, तो वो होटल और रेस्टोरेंट वाले आपसे आपके पैन नंबर की कॉपी डिमांड करेंगे। अब अगर कोई फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो आप, या फॉरेन करेंसी परचेस कर रहे हो एट ए टाइम, और वो उसका पेमेंट आप कैश में कर रहे हो, और वो कैश पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 है, तो आपको पैन नंबर की कॉपी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे वो ट्रेवल एजेंसी मांगेगी आपसे पैन कार्ड की कॉपी। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेस कर रहे हो और उनका अमाउंट 50,000 से एक्सीडिंग है, तो वो म्यूचुअल फंड वाले आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेंगे। अगर आप किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन वगैरह के बॉन्ड या डिबेंचर परचेस कर रहे हो और उनका अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 है, तो वो कंपनी, इंस्टीट्यूशन भी आपसे पैन नंबर की कॉपी मांगेंगे। आरबीआई के बॉन्ड एक्वायर कर रहे हो, अमाउंट एक्सीड कर रहा है 50,000 से ज्यादा, तो आरबीआई वाले भी आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेंगे। फिर अगर किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे हो, एक सिंगल डे में आप 50,000 से ज्यादा की कैश डिपॉजिट करा रहे हो, तो आपसे पैन नंबर की कॉपी मांगी जाएगी, अगर अकाउंट ओपनिंग के वक्त आपने पैन नंबर की कॉपी नहीं दी है। तो अब
एक सिंगल डे में एक्सीडिंग 50,000 से ज्यादा की कैश डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेगा, बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हो या पे ऑर्डर बनवा रहे हो या बैंकर चेक बना रहे हो किसी बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, तो अगर उसके लिए आप पेमेंट कैश में कर रहे हो एक सिंगल डे में और वो 50,000 से एक्सीडिंग है, तो आपको ये बैंक या कोऑपरेटिव बैंक आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट। बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी निधि कंपनी में या एनबीएफसी में आप टाइम डिपॉजिट करा रहे हो। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हो, और एक एफडी का अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 है और सारी एफडी या आरडी का अमाउंट एक्सीडिंग एग्रीगेट वैल्यू, सिंगल वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर 5 लाख से ज्यादा है, तो फिर वो सब आपसे बैंक वगैरह, निधि कंपनी, एनबीएफसी वगैरह आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेंगे ही। चलिए, अब अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, और वो मोर देन 50,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको 50,000 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एक इंश्योरेंस कंपनी को पूरे साल भर में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेगी। अगर आप सिक्योरिटीज परचेस सेल कर रहे हो तो फिर अगर उनकी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन 1 लाख से एक्सीडिंग है तो ये इस केस में भी आपको पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। अब अनलिस्टेड शेयर्स हैं, उनकी सेल परचेस कर रहे हो, उनकी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर की कॉपी देनी पड़ेगी। और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेस कर रहे हो, सेलर बायर दोनों को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के मामलों में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से कोई भी एक्सीडिंग 10 लाख है तो सेलर को भी अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, बायर को भी अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी गुड्स और सर्विस सेल परचेस कर रहे हो, जैसे ज्वेलरी सेल परचेस कर रहे हो, तो अगर पर ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख को एक्सीड करता है तो पैन कार्ड की कॉपी मांगनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मेरी वाइफ ने ज्वेलरी शोरूम से ज्वेलरी खरीदी 5 लाख की, ठीक है, अभी इसी करवा चौथ पर, तो 5 लाख की ज्वेलरी परचेस की, तो उनका पैन कार्ड देना पड़ेगा उस ज्वेलरी शोरूम वाले को। ठीक है, अब सुनिए, अगर कोई पर्सन है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के अलावा और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ऊपर लिखा हुआ करता है और उसके पास पैन नंबर है ही नहीं, तो फिर अल्टरनेट फॉर्म एक और है, फॉर्म नंबर 60 दे दो, वो डिक्लेरेशन है, उसके अंदर आप सारी डिटेल फर्निश कर दो। पैन नंबर नहीं है तो भी काम चल जाएगा अगर आप कंपनी नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म नहीं हो तो। अल्टरनेट फॉर्म है फॉर्म नंबर 60, आप इस ट्रांजैक्शन की डिटेल उस फॉर्म नंबर 60 के अंदर दे दीजिए। या कोई माइनर है और उसके कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो वो अपने फादर, मदर या गार्जियन का भी पैन नंबर कोट कर सकता है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और अगर पैन नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी था लेकिन फिर भी, या पैन नंबर कोट करना लिखना जरूरी था उस डॉक्यूमेंट में, नहीं लिखा, तो सेक्शन 272B कहता है 10,000 फिक्स्ड पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप सेक्शन 139A की नॉन कंप्लायंस करते हो, पैन नंबर कोट नहीं करते उस डॉक्यूमेंट में, तो 10,000 पेनल्टी लगेगी। अब एक बात और समझते हैं, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन एंड आधार नंबर। जो पर्सन ये प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, वो पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको अपना पैन या आधार नंबर उस ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा कि ये सही है, वेरीफाई कराना पड़ेगा। ये है सेक्शन 139A का सबसेक्शन 6A। अब 139A का 6B क्या बोलता है? जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पैन नंबर और आधार नंबर सही कोट किया गया है और ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही है। अब एक बात समझते हैं हम, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आजकल आधार नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी भी मैंडेटरी कोटिंग करनी पड़ेगी। और आधार नंबर के ये प्रोविजन कब से आए? ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2017 से आए कि एसएससी जब आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हमें पैन नंबर अलॉट कर दो, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना आधार नंबर लिखना पड़ेगा। या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसके अंदर भी एसएससी को आधार नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। और वो पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है बट उसके पास आधार नंबर नहीं है, तो वो आधार एनरोलमेंट आईडी भी लिख सकता है। मतलब आधार के लिए अप्लाई करके आ जाए, आधार अलॉटमेंट अभी हुआ नहीं है बट उसके पास आधार एनरोलमेंट आईडी है, स्लिप है, उस स्लिप पे आधार एनरोलमेंट आईडी लिखी होती है, वो कोट कर सकता है। लेकिन
ये आधार एनरोलमेंट आईडी वाला प्रोविजन गवर्नमेंट ने हटा दिया। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। अब अभी मैंने एक बात करी थी कि पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कराना पड़ेगा। अगर कब तक लिंक कराना पड़ेगा? 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने बोला फ्री है, पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवा दो, लेकिन ये डेट निकल गई, 31 मार्च 2022 निकल गई। अब अगर पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवाना है तो लेट फीस लगेगी सेक्शन 234H में, ठीक है? 1000 रुपए फिक्स्ड लेट फीस लगती है अब पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवाने पर। तो अब लिंक कराने के बाद भी अगर कोई लेट हो गया, लिंक नहीं करा पाया, तो वो लिंक अभी भी करवा सकता है और उसका ये पैन नंबर अगर वो लिंक नहीं करवाता है तो पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन और आधार नंबर लिंक नहीं करवाया ना तो उसका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब इनऑपरेटिव हो गया तो वो वापस से लिंक करवाना चाह रहा है तो लिंक करवा रहा है विद इन 30 डेज ऑफ लिंकिंग। अब उसका पैन नंबर अब ऑपरेटिव होगा, मतलब लिंक कराने की डेट से 30 दिन के अंदर जो पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया था ना वो अब 30 दिन के अंदर ऑपरेटिव हो जाएगा। अब एक बात और समझना, अभी हमने समझा था कि वो आधार नंबर के बजाय आप आधार एनरोलमेंट आईडी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजन कब तक था? 1 अक्टूबर 2024 तक था। तो जिन लोगों को पैन नंबर अलॉट हो गया, क्यों अलॉट हुआ? उन्होंने आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी दी, ठीक है? तो अब उनको पैन नंबर अलॉट इस बेसिस पे हो गया। उन लोगों को भी अपना ये पैन नंबर और आधार नंबर आपस में लिंक कराना पड़ेगा। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक या गवर्नमेंट नोटिफाइड डेट तक लिंक कराना पड़ेगा। अब अगर वो पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक नहीं करा पाते तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे? ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2023 से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या? इस इनऑपरेटिव पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इस इनऑपरेटिव पैन नंबर को यूज करके एसएससी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, ठीक है? और अगर उसका कोई रिटर्न प्रोसेस भी नहीं करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका रिटर्न प्रोसेस भी नहीं करेगा क्योंकि उसका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इस इनऑपरेटिव पैन नंबर पर उसको कोई इनकम टैक्स रिफंड भी इशू नहीं किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एसएससी का रिटर्न डिफेक्टिव है, ठीक है? रिटर्न डिफेक्टिव है तो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो भी कंप्लीट नहीं होगी अगर उसका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया। और अब इस केस में पता है जिन भी लोगों के साथ ऐसा एसएससी डील करेगा जिसका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया, वो दूसरे लोग हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एसएससी का टीडीएस डिडक्शन वो दूसरे लोग हायर रेट से टीडीएस डिडक्शन करेंगे या हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन करेंगे, ठीक है? ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ा 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो गए। बट हाँ, अब अगर इनऑपरेटिव हो गया तो एसएससी क्या करेगा? इस पैन नंबर और आधार नंबर को अब लिंक करवाएगा। तो वो 234H की 1000 रुपए वाली लेट फीस लगेगी ही जब वो पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवाएगा। लेकिन ये लिंकिंग वाले प्रोविजंस कुछ पर्संस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे या स्टेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्संस पर और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड स्टेट्स पर ये लिंकिंग वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला कि आपसे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होंगे उसमें आपको आधार नंबर कोड करना पड़ेगा और पैन नंबर और आधार नंबर को भी इनकम टैक्स की पोर्टल पे आके लिंक करवाना पड़ेगा। लेकिन ये लिंकिंग की रिक्वायरमेंट कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है, उनको अपना पैन नंबर और आधार नंबर लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल है और उसके पास आधार नंबर है ही नहीं और वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है या वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है या उसकी एज 80 साल हो गई है कम से कम या वो आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या मेघालय का रेजिडेंट है, ठीक है? तो उस केस में उसको पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कराने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। चलिए अब बात करते हैं, अभी हमने बात की अगर लिंक नहीं कराते हैं 31/3/2022 तक पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया तो 234H क्या बोलता है? 1000 रुपए की लिंकिंग फीस लगेगी। कब? जब आप लिंकिंग कराओगे पैन नंबर और आधार नंबर को तो आपको फीस लगेगी कितनी? 1000 रुपए। और ये सेक्शन है 234H। चलिए अब बात करते हैं हम टीआरपी की स्कीम। टीआरपी का फुल फॉर्म है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, इसका सेक्शन है 139B। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एसएससी आपको अपना रिटर्न सीए से फाइल कराने की जरूरत नहीं है, आप टीआरपी के थ्रू भी रिटर्न फाइल करा सकते हो, ठीक है? तो टीआरपी कौन? जिसको टीआरपी
स्कीम में ऑथोराइज किया गया है वो टीआरपी है, लेकिन कुछ लोग टीआरपी बन ही नहीं सकते। जैसे किसी शेड्यूल्ड बैंक में ऑफिसर है, वो टीआरपी नहीं बन सकता, या लीगल प्रैक्टिशनर है मतलब एडवोकेट है, वो टीआरपी नहीं बन सकता, और सीए टीआरपी नहीं बन सकता। तो कुछ लोग टीआरपी बन ही नहीं सकते। और टीआरपी को के लिमिटेड पावर है, वो कंपनी एसएससी का आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कंपनी एसएससी का तो सीए ही फाइल करे रिटर्न, और जो ऑडिटेड एसएससी है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट होती है, चाहे किसी अदर लॉ में ऑडिट होती है, उन ऑडिटेड एसएससी का आईटीआर भी टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। और जो पर्सन नॉन रेजिडेंट है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसका भी आईटीआर टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। या सेक्शन 142 या 148 या 153 ए का नोटिस आया, उस नोटिस के कंप्लायंस में जो रिटर्न फाइल होना है, वो रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं किया जा सकता। अब टीआरपी बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, मतलब वो बीकॉम हो सकता है, बीए हो सकता है, ठीक है, या बीएससी हो सकता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या उसने सीए, सीएस या सीएमए इंस्टीट्यूट से इंटर वाला एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो भी वो टीआरपी बन सकता है। अच्छा, टीआरपी का काम क्या होता है? वो एसएससी को आईटीआर फाइल करने में हेल्प करेगा, ठीक है, और मतलब टीआरपी रिटर्न फाइल करेगा एसएससी का, और जब टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल होता है ना, तो टीआरपी को भी अपने सिग्नेचर रिटर्न पर अफिक्स करने होते हैं, मतलब उस रिटर्न पे एसएससी भी सिग्नेचर करे और टीआरपी भी सिग्नेचर करे, ठीक है। और अब एक बात समझना, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल हुआ है, तो ओरिजिनल रिटर्न अगर टीआरपी के थ्रू फाइल हुआ है, तो रिवाइज रिटर्न भी टीआरपी के थ्रू फाइल होना चाहिए। यहाँ क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज समझना, एसएससी कैन नॉट फर्निश रिवाइज रिटर्न थ्रू टीआरपी अनलेस ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो, ओरिजिनल रिटर्न अगर टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं हुआ है, तो रिवाइज रिटर्न भी टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं हो पाएगा। अब समझिए सेक्शन 140 आईटीआर का वेरिफिकेशन होगा, मतलब सिग्नेचर कौन करेगा, आईटीआर पर साइन कौन करेगा, मतलब वेरिफिकेशन कौन करेगा आईटीआर का। इंडिविजुअल के केस में इन जनरल वो इंडिविजुअल खुद करेगा। अगर वो इंडिविजुअल एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, तो वो इंडिविजुअल खुद आए, या वो ड्यूली अथोराइज किसी पर्सन को करके जाए। कैसे अथोराइज करेगा? उस पर्सन के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करके। या कोई इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेड है, तो उसका गार्जियन या पर्सन कंपेटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ वो इस आईटीआर को वेरीफाई कर सकता है। या किसी रीजन की वजह से अगर इंडिविजुअल के लिए आईटीआर वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जो ड्यूली अथोराइज पर्सन है, जिसको उस पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी उस पर्सन के फेवर में एग्जीक्यूट करके दी है, वो अनदर पर्सन आईटीआर वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, एचएफ का आईटीआर इन जनरल कर्ता वेरीफाई करेगा, लेकिन अगर कर्ता एब्सेंट फ्रॉम इंडिया या मेंटली इनकैपेसिटेड है, तो कोई भी एडल्ट मेंबर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं एचएफ का। फिर कंपनी एसएससी के केस में इन जनरल एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीआर वेरीफाई करे, लेकिन अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है आईटीआर वेरीफाई, तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। बट हाँ, कोई भी डायरेक्टर तो कर सकता है, इसके अलावा एनी अदर पर्सन भी कर सकता है जो सीबीडीटी ने प्रेस्क्राइब किया, ठीक है। तो वो एनी अदर पर्सन जो सीबीडीटी ने प्रेस्क्राइब किया, वो हम नीचे नोट में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में आएगा नोट, वो पढ़ेंगे। तो इसके कनेक्शन में हमको नीचे नोट पढ़ना है। चलिए, अब जो कंपनी नॉन रेजिडेंट इंडिया में, तो उसका होल्डर ऑफ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वो आईटीआर वेरीफाई करेगा। या कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो गई है, लिक्विडेशन में जा रही कंपनी, तो लिक्विडेटर इस कंपनी का आईटीआर वेरीफाई करेगा। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वो प्रिंसिपल ऑफिसर इस कंपनी के आईटीआर पर वेरीफाई करेगा। चलिए, अब अगर कंपनी के लिए एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एडमिट हो गई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 7, 9 और 10 में उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है इंसॉल्वेंसी की, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस कंपनी के आईटीआर को वेरीफाई करेगा। अब पार्टनरशिप फर्म है अगर एसएससी, तो इन जनरल मैनेजिंग पार्टनर रिटर्न को वेरीफाई करेगा, लेकिन अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, या मैनेजिंग पार्टनर के लिए आईटीआर को वेरीफाई कर पाना किसी रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी मेजर पार्टनर साइन कर सकता है, बट हाँ, माइनर पार्टनर आईटीआर वेरीफाई नहीं कर सकता। एलएलपी का इन जनरल पार्टनर डेजिग्नेट किया जाएगा कि हम इस पार्टनर को ऑथोराइज करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं,
वो इस एलएलपी को आईटीआर को वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर डेजिग्नेट ही नहीं किया गया या डेजिग्नेट तो किया गया लेकिन वो अभी वेरीफाई नहीं कर सकता, तो कोई भी मेजर पार्टनर एलएलपी का आईटीआर वेरीफाई कर सकता है एलएलपी का, लेकिन वो माइनर पार्टनर नहीं, माइनर पार्टनर को अथॉरिटी नहीं है आईटीआर वेरीफाई करने की। और यहां पे भी दे रखा है कि अदर पर्सन जो सीबीडीटी ने प्रेस्क्राइब किया, किसको प्रेस्क्राइब किया ये हम इस टेबल के नीचे नोट में पढ़ेंगे। चलिए, अब एओपी का या बीओआई का रिटर्न उसका कोई भी मेंबर वेरीफाई कर सकता है, या लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करेगा, पॉलिटिकल पार्टी का उसके केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ इस आईटीआर को वेरीफाई करेगा, और अदर पर्सन के केस में वो पर्सन खुद या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन इस आईटीआर को वेरीफाई कर सकता है। अभी हमने दो जगह ये समझा, एनी अदर पर्सन एस में भी प्रेस्क्राइब बाय सीबीडीटी यहां पे भी था और एलएलपी के लिए भी था, मतलब कंपनी और एलएलपी के लिए एनी अदर पर्सन एस में भी प्रेस्क्राइब बाय सीबीडीटी भी दे रखा था। तो वो एनी अदर पर्सन कौन होगा? जो सीबीडीटी ने प्रेस्क्राइब किया कंपनी और एलएलपी के केस में, वो है पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और आपको पता है वो एनसीएलटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो वो उसने किसको अपॉइंट किया? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, या लिक्विडेटर को अपॉइंट किया। ठीक है, तो वो भी आईटीआर पर साइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सेक्शन 140 कैपिटल ए। 140 कैपिटल ए सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन है। सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? जब भी एसएससी अपना रिटर्न फाइल कर रहा है सेक्शन 139 में, या सेक्शन 142, 148 या 153 ए का नोटिस आया उसको, उस नोटिस की कंप्लायंस में रिटर्न फाइल कर रहा है। तो एसएससी इन जनरल अपना आईटीआर फाइल कर रहा है, या उसको 142, 148 और 153 ए का नोटिस आया, उस नोटिस की कंप्लायंस में वो रिटर्न फाइल कर रहा है, एट दैट टाइम एसएससी को अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सेल्फ असेसमेंट में वो कैलकुलेट क्या करेगा? पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड, कि पेमेंट क्या करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए एसएससी को अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करनी पड़ेगी, और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम पर वो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स की क्रेडिट ले सकता है, और उसको जो भी रिलीफ अवेलेबल है सेक्शन 86 की, 89 की, 90, 90 91 की, वो रिलीफ भी लेस कर सकता है। और उसको अगर वो कंपनी एसएससी है तो मेट की क्रेडिट जो अवेलेबल है, और जो नॉन कंपनी एसएससी है उसको एएमटी की क्रेडिट जो अवेलेबल है टैक्स लायबिलिटी में से डिडक्ट कर सकते हैं। और ये सेल्फ असेसमेंट करते टाइम एसएससी को 234A, 234B, 234C का भी इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, और 234F की वो रिटर्न में फाइलिंग में लेट हुआ, डिले हुआ, तो उसका लेट फीस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये रिटर्न फाइल करने से पहले एसएससी को अपना टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस सब कुछ पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए, जब एसएससी रिटर्न फाइल कर रहा था तो वो रिटर्न इनकम के टैक्स को बेस मानकर, रिटर्न इनकम के टैक्स को बेस मानकर 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। लेकिन जब उसका असेसमेंट होगा ना, जब बाद में उसका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करेगा, तो 234A, 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट रिकम्प्यूट होगा, दोबारा कैलकुलेट होगा, किस पर? एसेस्ड इनकम के टैक्स पर। लेकिन 234C का इंटरेस्ट रिकम्प्यूट नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वो रिकम्प्यूट नहीं होगा। क्यों? 234C का इंटरेस्ट रिटर्न इनकम के टैक्स पर ही रह जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये पेमेंट सेक्शन 140A वाला पेमेंट करने में शॉर्टफॉल रही है, कम किया है पेमेंट, तो जो कम पेमेंट किया ना वो पहले लेट फीस में एडजस्ट होगा, उसके बाद वो इंटरेस्ट में एडजस्ट होगा, और उसके बाद जाके वो मेन टैक्स में एडजस्ट होगा। पहले लेट फीस में, फिर इंटरेस्ट में, फिर टैक्स में एडजस्ट होगा। चलिए, अब इस चैप्टर का सबसे खास पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मैंने सेक्शन 139 बताया, 8A के अंदर मैंने एक खास बात बताई थी। क्या? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट। मैंने तब भी बोला था अपडेटेड रिटर्न आप एडिशनल टैक्स पे किए बगैर फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने तब भी बोला था कि वो टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न कैलकुलेट हमको करना पड़ता है सेक्शन 140B में। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। देखो, अगर एसएससी ने पहले कोई भी अर्लियर रिटर्न फाइल नहीं कर रखा, एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कितना देना पड़ेगा, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो सुनिए, अगर एसएससी का पहले कोई अर्लियर रिटर्न फाइल है ही नहीं, वो डायरेक्ट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में वो अपना मेन टैक्स कैलकुलेट करे, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, लेट फीस कैलकुलेट करे। इंटरेस्ट सारा कौन सा वाला? लेट फाइलिंग वाला, 234A वाला। अगर वो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्टर है तो 234C वाला, और ईयर एंड हो चुका है और असेसमेंट ईयर चालू हो गया है तो उसका 234B का इंटरेस्ट लगेगा। वो सारे इंटरेस्ट, मतलब 234A, 234B, 234C सारे इंटरेस्ट को कंप्यूट
करे, ठीक है, और लेट फीस भी कंप्यूट करे। अब सुनिए, एडिशनल टैक्स भी उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं एडिशनल टैक्स का बता देता हूं, ठीक है। एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा? अपडेटेड रिटर्न एडिशनल टैक्स पे किए बगैर फाइल नहीं हो पाएगा। तो पहले वो बात हम समझ जाते हैं, यहां पर समझते हैं एडिशनल टैक्स कितना लगेगा। सेक्शन 140B का सब सेक्शन 3 सुनिए, अगर एसएससी का बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है या रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है, तो अच्छा, इसको मैं फिर एक चार्ट के फॉर्म में समझाता हूं। वो चार्ट समझाने के बाद दोबारा इस बात पे हम आएंगे, इस टेबल में हम दोबारा पढ़ेंगे इस बात को। तो सुनिए, एसएससी का अभी अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 25-26। असेसमेंट ईयर 26-27 है। तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 3 है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 31 नवंबर। अब बिलेटेड रिटर्न तो कब तक फाइल हो पाएगा? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में। बट बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का भी टाइम चला गया, तो अब एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाए। तो अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा? मैंने एक बात बोली थी आपको कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल तक वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 26-27। इस ईयर एंड से 4 साल तक वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, मतलब 31/3/2028, 29/30 और 31। तो फाइनली क्या? फाइनली सुनना, वो 31/3/2031 तक असेसमेंट ईयर 26-27 का अपडेटेड रिटर्न वो 31 मार्च 2031 तक फाइल कर सकता है। लेकिन अगर वो जल्दी फाइल करेगा तो, जैसे उसका बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम तो निकल गया, ठीक है, अब एसएससी के पास मौका आया कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करे। ज्यादा से ज्यादा वो लेट हो सकता है 31 मार्च 2031 तक वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन अगर एसएससी 31 मार्च 2028 तक फाइल करेगा तो उसको पता है एडिशनल टैक्स कितना लगेगा? 25%, ठीक है। इसका मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल तक फाइल करता है तो एडिशनल टैक्स 25% ही लगेगा। अगर वो 31/3/2029 तक फाइल करेगा, मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के अंदर फाइल करता है अपडेटेड रिटर्न, तो उसको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल तक फाइल करता है, मतलब 31/3/2030 तक करता है, तो उसको 60% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्या? लास्ट टू लास्ट कब तक? 31 मार्च 2031 तक। इस केस में उसको एडिशनल टैक्स 70% देना पड़ेगा। अब सुनना, एडिशनल टैक्स कंप्यूट कैसे होगा? ये कितना है? 25%, 50% और 60% और 70%। कंप्यूट किस पे होगा? ये आपका जो भी मेन टैक्स बन रहा है नॉर्मल वाला, वो प्लस जो भी इंटरेस्ट है उस पे ये परसेंटेज अप्लाई होगा। 25%, 50%, 60%, 70% किस पे अप्लाई करना है? आपका जो भी मेन टैक्स बन रहा है प्लस इंटरेस्ट, मेन टैक्स और इंटरेस्ट का एग्रीगेट, उस पे ये परसेंटेज अप्लाई होगा और तब क्या आएगा? एडिशनल टैक्स, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी। अब एक बात और समझते हैं, इस टेबल के अंदर हम समझते हैं, अगर एसएससी, अब मैं फटाफट बोलता हूं, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर फाइल करता है तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और अगर 1 साल निकल गया ये, तो 2 साल तक अगर एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। लेट फीस नहीं, लेट फीस छोड़ देना, ठीक है। और 3 साल के अंदर फाइल कर रहा है तो एडिशनल टैक्स कितना लगेगा? 60%। और अगर 4 साल के अंदर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो गवर्नमेंट का कहना है 70% एडिशनल टैक्स लगेगा। ये एडिशनल टैक्स है, मेन टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेट फीस तो लगेगी, लेकिन एडिशनल टैक्स कंप्यूट किस पे होगा? मेन टैक्स प्लस इंटरेस्ट का जो एग्रीगेट है उस पे ये परसेंटेज अप्लाई होगा। 25%, 50%, 60%, 70%। समझ आई बात? अब एडिशनल टैक्स तो इस तरीके से कंप्यूट होगा, एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले ये मेन टैक्स भी पे करे, इंटरेस्ट, लेट फीस और एडिशनल टैक्स भी पे करे। अब सुनिए, ये कंप्यूट कैसे किया जाएगा? मतलब जो मेन टैक्स है वो कैसे कंप्यूट होगा? आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, मतलब अगर एसएससी का एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड है तो लेस करें, या उसको टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट मिल रही है तो लेस करें, या उसको रिलीफ अवेलेबल है वो लेस करें, या अगर एसएससी कंपनी एसएससी है तो मैट की क्रेडिट लेस करें, या नॉन कंपनी एसएससी है तो ईएमटी की क्रेडिट लेस करें। और जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करेगा तो ये मेन टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस के पेमेंट का प्रूफ उसको अपडेटेड रिटर्न के साथ
एनक्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एसएससी पहले ऑलरेडी अर्लियर रिटर्न फाइल कर चुका है तो भी वो अपडेटेड रिटर्न तो फाइल कर सकता है ना। हाँ, पहले अर्लियर रिटर्न फाइल कर चुका है वो, अब उसी सेम ईयर का वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो इस केस में भी एसएससी अपना मेन टैक्स कैलकुलेट करे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, लेट फीस कैलकुलेट करे। लेकिन पहले उसने जब अर्लियर रिटर्न फाइल किया था तब जो उस इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया था, अब अपडेटेड रिटर्न में और नई इनकम आ गई और टैक्स बढ़ गया तो और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब अब सिचुएशन क्या बन रही है, अर्लियर रिटर्न के टाइम पर उसका इंटरेस्ट पेड है, लेकिन अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट पेबल आ रहा है उसमें से वो इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड लेस कर दे और इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट ही पे करे। ठीक है, तो इसके भी जब वो ये टैक्स पे कर रहा है इसमें से वो रिड्यूस करे, क्या वो रिलीफ लेस करे जिसकी वो क्रेडिट वो अर्लियर रिटर्न में भी ले चुका है, वो रिलीफ लेस करे जिसकी क्रेडिट वो अर्लियर रिटर्न में भी ले चुका है। या सेक्शन 140A का टैक्स मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो वो अर्लियर रिटर्न के टाइम पे भी पे कर चुका है, लेस कर चुका है, अब अपडेटेड रिटर्न के अंदर भी वो लेस कर दे टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो अर्लियर रिटर्न के टाइम पे किया था। और अब सुनिए ये दो बातें, अगर उसकी टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट क्लेम करना रहा हुआ है, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट क्लेम करना रहा हुआ है और वो उसने अर्लियर रिटर्न में क्लेम नहीं की थी, अपडेटेड रिटर्न में अब क्लेम कर सकता है। या उसने मैट की क्रेडिट क्लेम नहीं की थी या एएफडी की क्रेडिट क्लेम नहीं की थी अर्लियर रिटर्न में, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकता है। और अगर उसको अर्लियर रिटर्न उसने फाइल किया था उसके बेसिस पर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिफंड इशू कर दिया था, तो अब अपडेटेड रिटर्न में जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स रिफंड जो उसको ऑलरेडी इशू हो चुका था अर्लियर रिटर्न के बेसिस पर, वो टैक्स रिफंड भी अब के टैक्स पेबल में ऐड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अर्लियर रिटर्न के टाइम पर उसको जो टैक्स रिफंड इशू हो गया था अब भी इस टैक्स के अंदर एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पेमेंट वगैरह के प्रूफ अपडेटेड रिटर्न के साथ एनक्लोज करने पड़ेंगे। अब एक बात और समझिए लास्ट, अगर एसएससी का 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट पेबल है, क्योंकि पहले वो अर्लियर रिटर्न फाइल कर चुका था, एट दैट टाइम भी उसने 234A, 234C, 234B, 234C के इंटरेस्ट पे किए थे, तो क्या अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम क्या ये 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट रिकम्प्यूट होगा? यस, रिकम्प्यूट होगा। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, सुनिए, अपडेटेड रिटर्न के अंदर एसएससी की टोटल इनकम बढ़ी तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट पेबल अब आ रहा है, अब अर्लियर रिटर्न भी तो एसएससी ने ऑलरेडी फाइल किया था ना, उसमें टोटल इनकम कम थी, उसका इंटरेस्ट कम था, तो उसने कम इंटरेस्ट पे किया। तो सुनो, अब जो अपडेटेड रिटर्न के टाइम पर इंटरेस्ट पेबल है और अर्लियर रिटर्न के टाइम पर इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया था वो माइनस हो जाएगा और एसएससी को अब इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना ये। अब एक बात और सुनो, आपके सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इस पर एक नया क्वेश्चन आया अपडेटेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट पर, वो आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जरूर करना, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं और उस पे सेम टू सेम एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका डायरेक्ट टैक्स का पूरा रिवीजन।